नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस समय मौजूद है हल्का जगाधरी, जिला यमुनानगर में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 10 के जिला परिषद के भावी उम्मीदवार, और जानते हैं उनसे कि उनके वार्ड में किस प्रकार की समस्या उनके सामने आ रही है। और हाँ जी, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। शिवान जी, सबसे पहले तो मैं आपका मेरे आवास पर पधारने का करता हूं। अगर पार्टी मुझे जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 में अपने प्रत्याशी के तौर पर मौका अगर देती है तो मैं पिछली बार की तरह, जैसे 2010 से 15 में भी मैं जिला परिषद का बहुजन समाज पार्टी से सदस्य रहा हूं और बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित होकर हमने लोगों की भलाई के लिए कार्य की है। आज के समय में सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या चारों तरफ है वो दलित व पिछड़ा वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, जो छोटा किसान है, उनके छोटे छोटे काम, कहीं पानी की समस्या, कहीं किसी की हेल्थ को लेकर समस्या, कहीं किसी की अपना राशन कार्ड को लेकर समस्या, कहीं किसी की कॉलोनी को लेकर समस्या। इन हर तरह की समस्याओं को हम निपटाने का भी काम करेंगे और जो जनता, जो लोग हमें आशीर्वाद देकर जिला परिषद का मेंबर बनाएंगे, उनकी प्रत्येक उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भी काम करूंगा। जैसे देखा जाता है, भाजपा पार्टी में नारा दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। आपकी जो कॉलोनी है, यहाँ पर विकास कहीं देखने को नहीं मिला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो एकदम खोखला नारा है, झूठा नारा है। आप इस ग्रीन विहार कॉलोनी के साथ साथ मैं आपको 10 कॉलोनियां और दिखा दूंगा जिला यमुनानगर में, जहां पर ना तो पानी की निकासी का इलाज है, ना पानी घर में घर घर पानी पहुंच रहा है और ना ही लाइटों का प्रबंध है। आप अगर रात को इन कॉलोनियों में अगर आओ तो आप घर नहीं ढूंढ सकते। श्रीमान जी, इतनी बुरी हालत इस भाजपा सरकार में जनता की हुई है, शायद ही कभी हुई होगी। श्रीमान जी, इस सरकार में हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग का शोषण हो रहा है। सिर्फ कुछ चुनिंदा नेता अपना घर भरने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अब भाजपा सरकार कहती थी सत्ता में आने से पहले हम नशा और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कितना तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कितना नशा खत्म हुआ है अभी तक? अब पहले भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं। अब भाजपा सरकार कहती है हमने भ्रष्टाचार को बहुत कम कर दिया। कई जगह जाकर पता लगेगा कि भ्रष्टाचार कम नहीं, 2 गुना हुआ है। वो कैसे हुआ है? एक गरीब आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति, एक छोटा व्यापारी अगर किसी कार्य को करवाने के लिए किसी सरकारी कार्यालय में अगर जाता है ना, चाहे वो कमेटी का हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो बिजली बोर्ड का दफ्तर हो, तो वहां पर अधिकारी कहते हैं नहीं नहीं भाई, बहुत सख्त सरकार है, इतने पैसे में काम नहीं चलेगा, दुगने देने पड़ेंगे तब काम होगा आपका। तो आप ही बताएं, इसमें भ्रष्टाचारी कम हुई है या बढ़ी है? दूसरी बात, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे और जुमले फेंक सकती है, या फिर एक व्यक्ति विशेष जो बड़े ओहदे पर है या कोई जो सरकार के साथ मिली भगत में अपना घर मजबूत कर सकता है। गरीब व्यक्ति का, आम जनता का कोई काम नहीं। कानून व्यवस्था आपके शहर में और आपके वार्ड में कैसी है, किस प्रकार है? कानून व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। माननीय पत्रकार महोदय, मैं पेशे से एडवोकेट हूं। महीने में 20 केस तो मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जिनमें 13 से 17 साल की लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं।
उनका शोषण, उनका बलात्कार हो रहा है। और 20 केस मेरे पास ऐसे आ जाते होंगे जिनमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आप महिला थाना से और आप आसपास के थाना से ले सकते हैं, आरटीआई ले सकते हैं कि कितना कानून व्यवस्था ठीक है, कितनी सही है। अगर एक सही व्यक्ति अपने, कोई लेडीज जिसका कोई केस है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसका शोषण हुआ है, अगर वो थाने में भी जाती है ना कि भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो थाने वाले उसको इतना परेशान कर देते हैं कि वो बहुत डर के मारे मुश्किल से निकलती है घर से, किसी तरह घूम फिर के वकील के पास आती है, सलाह लेती है, तब उसके साथ कुछ अच्छा होता है। अदरवाइज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। सिर्फ और सिर्फ झूठा और जुमले का बोलबाला है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के ऊपर बात करते हैं, स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छता के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना काम हुआ स्वच्छता के ऊपर? सबसे पहला उदाहरण मेरी ग्रीन विहार कॉलोनी देख ले आप, स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा देश, स्वच्छ मेरी कॉलोनी। मेरी स्वच्छता में आप देखेंगे एक कदम नहीं निकल सकते आप, सेकेंडरी आपको साथ ही कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। हर जगह जिले के अंदर टोटली जो ठेके दिए गए हैं निजी करके, भाई सफाई कर्मचारियों को जो ठेके दिए गए हैं, भाई आपने सफाई स्वच्छता पे ध्यान देना है, टोटली रजिस्टर में सफाई हो रही है, कहीं दरअसल पर सफाई नहीं है। एमसी की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्या पता उसके कैसे उसकी सरकार मान रही है या नहीं मान रही, लेकिन सरकार और प्रशासन टोटली विफल है, टोटली। मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह की कई कॉलोनी, ग्रीन विहार कॉलोनी एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, या फिर आसपास की कोई वामर विहार या जो भी है कॉलोनी है, कहीं भी कोई किसी तरह की भी सफाई, किसी तरह की भी कोई सरकार की व्यवस्था, किसी तरह की कोई सरकार की तरफ से सही व्यवस्था नहीं है। आपके वार्ड में कितनी समस्या आपके सामने आई है जो मतलब रूबरू हुआ आप उनसे हुए हैं? और नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपके वार्ड में नशा है वो किस प्रकार का नशा है? एक शराब का नशा है। अगर बहुजन समाज पार्टी का मुझे आशीर्वाद रहा, अगर मैं प्रत्याशी रहा, उस वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 10 है जो, वहां पर सबसे पहले शराब की बात देखें तो हर गांव में, हर जगह आप रात को 7, 7:30 बजे के बाद निकलना, 38, 39, 40 गांव मेरे वार्ड में पड़ते हैं। गांव, पंचायतें कम है, गांव ज्यादा है जी। हर जगह आपको, हर गांव में, हर मोड़ पे आपको एक शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं है और नशे की तरफ ज्यादा ध्यान है, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएं। अगर सरकार और प्रशासन नशे के ऊपर अगर कंट्रोल कर लेता, और कोविड के कारण स्कूल बंद हुए हैं, जो कुछ समय तो ठीक था, बंद करने चाहिए थे, बीमारी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने स्कूल बंद कर दिए और अपनी जो व्यवस्था है उनकी, जिसमें अपना लाभ है सरकार का, वो हर चीज ओपन है। अब एक गरीब आदमी, अब मेरे परिवार में, जैसे आपने कहा सूखा नशा, सूखा नशे के बारे में बताइए। सूखा नशे का सुनिए आप, प्रत्येक गांव में 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सूखा नशा करते हैं, जिनके माँ बाप बर्बाद हो चुके हैं, अपने बच्चों को कह भी नहीं सकते, कहे तो बच्चे उल्टा रास्ता मरने की धमकी देते हैं। अगर इस पर सरकार अंकुश करती, प्रशासन अंकुश लगाता, तो ये गांव जो है ना, जहां जिनको गांव कहते थे, गांव स्वच्छ है, गांव निर्मल है, ये जहां क्राइम कम होते थे, ये बढ़ते ना अगर प्रशासन सख्त होता। रही बात स्कूल की, स्कूल ऑफलाइन होने से सबसे बड़ी जो समस्या आई है, 2 साल में बच्चे 4 साल पीछे चले गए। मेरे खुद के घर में मेरी धर्मपत्नी ट्यूशंस देती है, 3-3 बैच पढ़ाती है। हमें पता है वो कितनी बुरी तरह से बच्चे भटके हुए हैं, कितना एफर्ट हमें करना पड़ रहा है उनको लाइन पे लाने के लिए। और स्कूल जो अब खुले भी हैं, उनमें भी जो निजी स्कूल हैं या जो प्राइवेट स्कूल या जो सरकारी स्कूल हैं, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ बच्चों को बुलाते हैं, टाइम पास करते हैं, घर भेज देते हैं। स्तर हमारा एक ही होना चाहिए। शिक्षा का स्तर अगर हमारा उच्च या समान नहीं होगा तो गरीब, शोषित और जो पीड़ित व्यक्ति, जिनके पास आमदन सिर्फ इतनी है कि वो
हैंड टू माउथ हैं, जो कमा रहे हैं और खा रहे हैं, उनके बच्चे फिर कैसे कामयाब होंगे? फिर तो उनकी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी मजदूरी ही करेगी अगर वो गैर शिक्षित रहे। मेरा इसमें आपको ये बताना होगा, सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं जिनकी तनख्वाह भी 50, 60, 70, 80 हजार भी है, लाख रुपए भी है, ज्यादा भी है, उनके ऊपर सबसे बड़ी सख्ताई जो होनी चाहिए गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी या स्टेट लेवल का जो शिक्षा के अधिकारी उनका, या जो शिक्षा के मिनिस्टर उनका होना चाहिए। क्योंकि स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को सरकारी स्कूल में बिठा दिया, किसी से बच्चे से घर से चाय बनवा के मंगवाई जा रही, भाई तू करके घर से चाय लेके आ, भाई तू खाना लेके आ। उनके ऊपर जो हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, जो हमारे जिला लेवल के अधिकारी हैं, आपस में मिली भगत करके किसी तरह का कोई ध्यान नहीं। मुझे बता दे, ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी अपने हल्के में, अपने जिले में कितने स्कूलों की महीने में आप लोग देख रेख करते हैं, कितने स्कूलों में आप चेक करते हैं जाके कि शिक्षा स्तर कैसा हो रहा है? कहीं भी नहीं मिलेगा, नील मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसलिए हमारा शिक्षा स्तर जो गवर्नमेंट स्कूल का है, जो सरकारी स्कूल का है, लेवल नीचे जाता जा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को या किसी अन्य लोगों को घर घर भेजा जाता है कि भाई आप हमारे स्कूल में सरकारी में दाखिला करवाएं, आपको फैसिलिटी देंगे, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर जीरो। जैसे देखा जाता है आजकल समस्याएं और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि हमने पानी की निकासी को बात करी। आपके वार्ड में पानी की निकासी को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? वार्ड की बात। नंबर एक बात, गांव शाहजहांपुर गांव भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का गांव है और कंवरपाल जी माननीय शिक्षा मंत्री, वन मंत्री जी के रिश्तेदार भी हैं। उस गांव में सबसे पहली समस्या पानी की निकासी की है। उस गांव में जहां शमशान घाट था, जहां पे हड्डा रोड़ी थी, वहां पे जेसीबी से खड्डा खोद के पानी भेज दिया वहां। अब वो पानी वहां से निकल के एक साथ में लगा हुआ खेत है गुरदीप सिंह का, जो बिनपुरे का रहने वाला है, उस गुरदीप सिंह के खेत में पानी जा रहा है, उसकी फसल खराब। ये निकासी नहीं है। जब किसी निकासी के लिए अगर सरकार चाहती तो वहां से नहर की पटरी के पास नजदीक नाला बना के, और जैदरी गांव के पास एक जंगल है, वहां पे जोहड़ बन सकता था। एक निकासी की समस्या। दूसरी, शमशान घाट की समस्या। आज भी वो लोग, उनके पास शमशान घाट नहीं है। अपना लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए उनको लारा देते रहते हैं कि बड़ा शमशान घाट बनाएंगे, और लोगों के खेतों में पटरी पे वो अपना संस्कार करते हैं। दूसरी बात पानी की निकासी की। पानी की निकासी सैनी माजरा गांव लगा लीजिए आप। सैनी माजरा गांव में आसपास लोगों के खेतों में तो पानी निकल रहा है, लेकिन कोई पानी की निकासी नहीं है। तीसरी बात, आप इससे मिलते जुलते इस तरह के कई गाँव में आपको गिनवा दूंगा। आपके वार्ड में कुल कितने गाँव आते हैं? लगभग 40 गाँव। 40 गाँव। 40 गाँव में जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है लगभग 32,000 के आसपास। और वोट लगभग 22-23 हजार के आसपास है। अच्छा, तो आपने सभी को मतलब रूबरू मिले हैं? कभी आपने देखा बीपीएल की समस्या भी सामने आई होगी आपके, कि जो बीपीएल के पात्र नहीं है उनको बीपीएल की श्रेणी में रखा गया है, और जो बीपीएल के पात्र हैं उनको बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ये समस्या आपके सामने आई है? ये समस्या मुझे कई जगह मिली है। अभी मैं 2 दिन पहले गाँव खदरी में था जी। रात को एक हमारी बुजुर्ग लेडी दादी जी से कल दादी जी कल उनसे मिला, उनके घर चला गया अंदर। आप यकीन नहीं मानोगे, उनके घर में छान और टीन के सेट है आज भी। इसको सरकार को जिम्मेवार कहेंगे इसका, या फिर प्रशासन को जिम्मेवार ठहराएंगे आप? उसको मैं सरकार को और प्रशासन दोनों को ठहराऊंगा, क्योंकि वो आदर्श गांव है। वो रतनलाल कटारिया माननीय लोकसभा सांसद जी ने गोद ले रखा है, और वहां की आप गाँव के अंदर हालात देखेंगे ना जाके, फिर पता लगे प्रशासन की तब आंखें खुले। क्या लगता है, मैं उनकी फोटो, उनके घर से राशन कार्ड वगैरह की फोटो लेके आया हूँ, और ताकि मैं वहां जाकर दूं प्रशासन को उसको। जनता अगर आपको मौका दे देती है तो जनता की सेवा आप कैसे करोगे? सबसे पहला काम मेरा घर घर जाकर, जनता को घर नहीं बुलाऊंगा, जनता के घर घर जाकर, कोई राशन कार्ड से संबंधित, कोई बीपीएल से संबंधित, कोई पानी से संबंधित, कोई जलघर से संबंधित, कोई बिजली बोर्ड से संबंधित, कोई पब्लिक हेल्थ से संबंधित, कोई थाना कचहरी से संबंधित, वो सब काम मैं घर जाके प्रायोरिटी पे करने की कोशिश करूंगा। और जो भी सरकार की योजनाएं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लाभ
एक जिला परिषद के मेंबर को, सदस्य को दिया जाता है, उसको लेकर जन जन तक पहुंचाऊंगा। हम हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से माध्यम से अपनी वार्ड नंबर 10 के लोगों से अपील करूंगा, एक विनम्र निवेदन करूंगा, अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार, आशीर्वाद अनुसार माननीय स्टेट बॉडी ने मुझे अपना बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया, तो मैं आपसे अपील करूंगा, आप मुझे मेरा साथ दें, मुझे इलेक्शन में मजबूत बनाने के लिए, चुनाव जिताने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि मैं वार्ड नंबर 10 के विकास के लिए, वार्ड नंबर 10 को मजबूत करने के लिए, वार्ड नंबर 10 में शिक्षित वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए, शोषित वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए आप लोगों की सेवा कर सकूं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी अगर मुझे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो आप मेरा साथ दें, मुझे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर स्वीकार करके मुझे चुनने का काम करें। यही मेरी आप सबसे अपील हो।